हेलो एवरीवन, आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही अच्छी कहानी पढ़ने वाले हैं, बूढ़ी काकी, जिसको लिखा है प्रेमचंद ने। तो ये जो कहानी है बहुत ही ज़्यादा अच्छी और इंटरेस्टिंग है, तो हम आज इसको पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले प्रेमचंद के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, प्रेमचंद को हिंदी उपन्यास का सम्राट कहा जाता है। इनका जन्म 1880 ईस्वी को वाराणसी ज़िले के अंतर्गत लहमी नामक एक छोटे से गांव में हुआ था और इनकी मृत्यु सन 1936 ईस्वी में हुई थी। प्रेमचंद के ऊपर ऑलरेडी मैंने एक डिटेल में वीडियो अपलोड की हुई है, तो आपको मैं लिंक दे दूंगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। देखिए, हिंदी साहित्य के सम्राट मुंशी प्रेमचंद की कहानी बूढ़ी काकी मानवीय करुणा की भावना से ओतप्रोत कहानी है। इसमें प्रेमचंद ने बूढ़ी काकी के माध्यम से हमारे समाज परिवार की उस समस्या को उठाया है जहां वृद्धजनों से उनकी जायदाद संपत्ति लेने के बाद उनकी उपेक्षा होने लगती है। और ये हमारे समाज में देखने को भी मिलता है कि जो बूढ़े लोग होते हैं, जब उनकी संपत्ति लोग ले लेते हैं, उनके बेटा भतीजी भतीजा जो भी होते हैं, फिर जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो उनकी कोई वैल्यू घर के अंदर नहीं होती। उन्हें ना खाने को पूछा जाता है, ना उनकी ज़रूरतों का ख्याल किया जाता है। ऐसा नहीं है कि हर फैमिली में हो, लेकिन मैक्सिमम हमें यही देखने को मिलता है। और इसी समस्या को प्रेमचंद ने इस कहानी के माध्यम से हमें समझाने का प्रयास किया है। देखिए, इस कहानी में एक कैरेक्टर सबसे पहले एक बूढ़ी काकी है जो बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी है, हाथ पैर हर एक चीज़ से। बूढ़ी काकी का एक भतीजा है बुद्धिराम, और वही उसका अब एक अकेला सहारा है क्योंकि बूढ़ी काकी का कोई और सहारा नहीं है। बुद्धिराम की पत्नी जिसका नाम रूपा है। बुद्धिराम के 2 बेटे हैं और एक बेटी है जिसका नाम लाडली है। चलिए कहानी पढ़ते हैं। बूढ़ी काकी जीभ का स्वाद न पूरा होने पर गला फाड़ फाड़ कर रोने लगती थी। बूढ़ी काकी के पति और जवान बेटे की मृत्यु के बाद उनके भतीजे बुद्धिराम के अलावा कोई अपना नहीं था। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति अपने भतीजे बुद्धिराम के नाम पर लिख दी। संपत्ति को लिखते समय बुद्धिराम ने बूढ़ी काकी से देखभाल का लंबा चौड़ा वादा किया था, लेकिन बाद में वे वादे खोखले साबित होने लगे। बुद्धिराम इतने सज्जन थे कि उनसे कोस पर कोई आँच न आए, अर्थात पैसे का लालची बुद्धिराम बहुत जल्दी ही बदलने लगा और वो बूढ़ी काकी का ख्याल अब नहीं रखता था। बुद्धिराम की पत्नी जिसका नाम रूपा था, वह भी व्यवहार की बहुत कठोर महिला थी, लेकिन ईश्वर से वो ज़रूर डरती थी, इसीलिए वो बूढ़ी काकी से दुर्व्यवहार करते समय डरती ज़रूर थी। बुद्धिराम और उनकी पत्नी का जो व्यवहार था बूढ़ी काकी के प्रति दिन पर दिन और खराब और कठोर होता जा रहा था। यहाँ तक कि जिस बूढ़ी काकी की ही जायदाद से हर महीने 100 से 150 रुपए की आमदनी आती थी, वही बूढ़ी काकी भोजन तक के लिए अब तरसने लगी। बूढ़ी काकी जीभ के स्वाद के आगे विवश होकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती थी क्योंकि उन्हें समय समय पर खाना तक नहीं दिया जाता था, जबकि उन्हीं के ज़मीन से हर महीने 150-200 रुपया कमाई भी होती थी। हाथ पैरों से लाचार बूढ़ी ज़मीन पर पड़ी रहती और अपने प्रति उपेक्षा भरे व्यवहार पर चीखती चिल्लाती रहती। माता पिता का ऐसा व्यवहार देखकर बुद्धिराम के 2 बेटे भी उसे चिढ़ाते और परेशान करते रहते थे। यहाँ तक कि वो उस बूढ़ी काकी के ऊपर अपने मुंह का पानी कुल्ला करके उसके ऊपर थूक दिया करते थे। लेकिन उस घर में अगर किसी को बूढ़ी काकी के प्रति स्नेह था तो वो थी बुद्धिराम की लाडली छोटी बेटी, जो बूढ़ी काकी से बहुत प्यार करती थी। लाडली अपने भाइयों से तंग होकर बूढ़ी काकी की कोठरी में आ जाती थी और उसके पास जो कुछ भी खाने वाला होता, चना चबाना जो कुछ भी होता था, वो बूढ़ी काकी की कोठरी में जाकर बूढ़ी काकी के साथ बांट कर खाया करती थी। कुछ समय गुजरता है और बुद्धिराम के बड़े बेटे जिसका नाम सुखराम है, उसकी सगाई थी, जिसमें भाग लेने के लिए काफ़ी मेहमान आए हुए थे। सारे गांव में खुशी का माहौल था, शहनाइयाँ बज रही थीं। चारपाइयों पर लोग बैठे आराम कर रहे थे और मेहमानों की सेवा के लिए नाई उनके आगे पीछे लगे हुए थे। कहीं भाट प्रशंसा में यशगान कर रहे थे। रूपा को भी औरतों से फुर्सत नहीं थी, वो इधर उधर दौड़कर
मेहमानों की खातिरदारी कर रही थी। हलवाई भट्टियों पर काम कर रहे थे, कहीं सब्जियां बन रही तो कहीं मिठाइयाँ बन रही तो कहीं कचौड़ियाँ बन रही। खाने की जो सुगंध थी सारे घर में अब फैल चुकी थी। भीतर ही भीतर बूढ़ी काकी का मन भी ललचा रहा था। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में शोकमय विचार की भांति बैठी हुई थी। वह स्वाद मिश्रित सुगंधी उन्हें बेचैन कर रही थी। वे मन ही मन अपने विचार कर रही थी कि मुझे पूड़ियाँ क्या खाने को मिलेंगी। इतनी देर हो गई, कोई भोजन लेकर भी नहीं आया। मालूम होता है सब लोग भोजन कर चुके हैं, मेरे लिए कुछ भी न बचा। यह सोचकर उन्हें रोना तो आया, परंतु वह अपशगुन के भय से रो न सकी। बूढ़ी काकी के मन में बस यही ख्याल आ रहा था कि यहाँ तो मुझे रोज़ भरपेट भोजन तक नहीं मिलता, मिठाइयाँ और कचौड़ियाँ मुझे कौन खिलाएगा। उसकी जीभ रह रहकर लपलपा रही थी। दिन होता तो वो रोज़ चीखकर सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लेती, लेकिन वो अपशगुन के भय से भी चुपचाप बैठी हुई थी। उनका मन धीरे धीरे बेकाबू होने लगा और वह अकड़ू बनकर हलवाई की कढ़ाई के पास जाकर बैठ गई। अचानक रूपा की नज़र बूढ़ी काकी पर पड़ी तो वो आग बबूला हो गई और बूढ़ी काकी को खूब भला बुरा कहा। बूढ़ी काकी अपमानित होकर भी कुछ न बोल सकी और सिर झुकाए खड़ी रही और रेंगती हुई चुपचाप वो अपनी कोठरी में चली गई। काफ़ी समय व्यतीत होने पर भी बूढ़ी काकी को किसी ने सूध नहीं ली तो उसका मन बेचैन हो उठा। उनके मन में तरह तरह के विचार आने लगे। सभी लोग खा पी चुके होंगे, मेरी याद तो किसी को नहीं आएगी। इसी बीच उनकी भूख जो थी वो ज़ोर से बढ़ने लगती है और हाथों के बल वो सरकती हुई लोगों के बीच जाकर पत्तल पर बैठ गई। लोग आश्चर्य से बूढ़ी काकी को देख रहे थे। तभी बुद्धिराम की नज़र भी बूढ़ी काकी पर पड़ गई। उस दयनीय बूढ़ी काकी को बुद्धिराम ने दोनों हाथों से उठाकर कोठरी में ले जाकर पटक दिया और खूब बुरा भला कहा। वह यह भूल गया कि आज जो उसे सम्मान मिल रहा है और आज ये जो इतने मेहमान इकट्ठे हुए हैं जिनकी वो अच्छी से खातिरदारी कर रहा है, अच्छे अच्छे पकवान खिला रहा है, तो उसके सम्मान बढ़ रहा है लोगों के बीच में, वो सब कुछ बूढ़ी काकी के संपत्ति के कारण ही है। बूढ़ी काकी रह रहकर अपने आप को कोसती रही। कभी सोचती कि वहाँ जाना ही नहीं चाहिए था, लेकिन बिना खाए मैं मर तो नहीं जाती। इतना दुर्व्यवहार होने पर भी बूढ़ी काकी का मन दावत में रखा हुआ था। बेचारी बूढ़ी थी, उसे भी खाने का दिल चाह रहा था, लेकिन किसी को उस पर दया नहीं आ रही थी। कभी कचौड़ियाँ उन्हें याद आती तो वो कभी स्वादिष्ट रायता उन्हें याद आता, कभी उन्हें मिठाइयाँ याद आती। लेकिन लाडली जो बुद्धिराम की छोटी बेटी थी, उसके अलावा बूढ़ी काकी के प्रति किसी के मन में कोई सहानुभूति नहीं थी। बस वही एकलौती उस घर में थी जो बूढ़ी काकी से प्रेम करती थी और बूढ़ी काकी की वो फिक्र किया करती थी। रात के 11 बज चुके थे। सभी मेहमान खा पीकर आराम कर रहे थे। रूपा भी इतनी थक चुकी थी कि वो भी अब थकान की वजह से सो गई, लेकिन लाडली जो थी वो अभी तक जाग रही थी। लाडली के जागने की वजह थी कि सब सो जाएं तो मुझे जब मेरे हिस्से का खाना मिलेगा तो मैं बूढ़ी काकी को ले जाकर खिलाऊंगी। इसी वजह से वो जाग रही थी। रूपा को पता लगने पर पिटाई का भी डर लाडली को था कि अगर उसकी माँ को पता लग गया तो उसकी माँ उसे डांटेगी, इसलिए वो माँ के सोने का इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही लाडली की माँ रूपा सो जाती है और अपनी माँ को सोता हुआ देखकर लाडली चुपके से अपने हिस्से की पूड़ियाँ लेकर बूढ़ी काकी के पास पहुँच जाती है। बेसब्री से इंतज़ार कर रही बूढ़ी काकी एक ही झटके में सब खा गई, लेकिन उतनी पूड़ियों से भी बूढ़ी काकी का पेट न भर सका क्योंकि उन्हें भूख बहुत तेज़ लगी थी। उसने लाडली से कहा कि मुझे मेहमानों के भोजन करने के जगह पर ले चलो जहाँ पर मेहमानों ने खाना खाया था। तो लाडली बूढ़ी काकी को उस जगह पर लिवाकर जाती है। वहाँ जाकर पड़े टुकड़ों को चुन चुनकर खाने के बाद भी बूढ़ी काकी की भूख न मिट सकी। फिर बूढ़ी काकी लाडली से कहती है कि मुझे झूठी प्लेटों के पास लेकर चलो जहाँ झूठी प्लेट रखी हुई हैं। इसी बीच रूपा की आँख खुल जाती है। लाडली को वो अपने पास सोता हुआ न पाकर इधर उधर देखने लगती है। तभी वो पत्तलों के पास खड़ी थी।
रूपा बूढ़ी काकी को पत्तलों की झूठन चाटते देखकर आत्मग्लानि एवं पश्चाताप से भर उठी कि बेचारी बूढ़ी काकी क्या खा रही है, ज़मीन पर का गिरा हुआ बीन बीन कर खा रही है और मेहमानों द्वारा छोड़ी गई झूठी प्लेटों को चाट कर अपने पेट को भरने की कोशिश कर रही है, जिसको देखकर रूपा को काफ़ी पश्चाताप हुआ। आज उसे अपने किए पर भारी पछतावा हो रहा था। उसकी सोई आत्मा जाग उठी। आज उसने बूढ़ी काकी को धमकाया नहीं बल्कि उठकर अपने साथ चलने को कहा। उसने सोचा, जिस बूढ़ी काकी की वजह से हमें इतनी जायदाद मिली और इन्हीं की जायदाद से हर महीने इतनी आमदनी हो रही है और आज जो सम्मान मिल रहा है उन्हीं की संपत्ति के कारण हमें मिल रहा है, तब भी मैं उसे भरपेट भोजन नहीं दे सकी, केवल इसी कारण कि वो बूढ़ी है और असहाय है और लाचार बेचारी है। रूपा दिया जलाकर भंडार से थाली में सभी सामग्रियों को सजाकर बूढ़ी काकी के पास ले आती है। उसने रूधे हुए स्वर में कहा, काकी उठ जाओ और भोजन कर लो, मुझसे आज बड़ी भूल हुई। उसका बुरा न मानना, परमात्मा से प्रार्थना करो कि वो मेरा अपराध क्षमा कर दे और मुझे माफ़ कर दे। मिठाइयाँ पाकर मान और तिरस्कार भूल जाने वाले भोले भाले बच्चों की तरह बूढ़ी काकी सब कुछ भुलाकर खाने लगी। उसके रोम रोम से सदिच्छाएं निकल रही थीं। रूपा वहाँ बैठी उस स्वर्गीय आनंद को लूट रही थी। सो गाइज, आई होप कि आपको भी ये स्टोरी बहुत पसंद आई होगी। इसमें पूरी रियलिटी प्रेमचंद जी ने दिखाई है और ये स्टोरी मुझे बहुत पसंद आई। इसलिए अपने से बूढ़ों का सम्मान कीजिए, क्योंकि बूढ़ों से ही घर में हमारे बरकत होती है और घर में जो रोशनियां हैं वो बूढ़ों की वजह से ही होती हैं। इसलिए जो हमारे घर के बूढ़े वृद्ध लोग हैं उनका सम्मान, उनकी इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि उनका ही बनाया हुआ आज हम आराम उठा रहे हैं। तो इसलिए आप लोग भी इस कहानी से अच्छा सबक सीखिए। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। तो ऐसे ही लगातार आपके हर एक सब्जेक्ट की क्लास बीए की हमारे चैनल पर चल रही है, तो आप विजिट ज़रूर कीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के।